हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी हेडमास्टर 2024, बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की ये 26वीं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। यदि आप पिछली 25 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप एक एक करके जो पिछली प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ उसको देख सकते हैं। साथियों, ये ऐसे प्रैक्टिस सेट की सीरीज है जो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे आपसे जो 120 क्वेश्चन टीआरई में पूछा जाएगा और जो आपके बीपीएससी हेडमास्टर रिक्रूटमेंट 2024 में पूछा जाएगा, उससे जो है बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपसे आग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने तैयारी को आप एक नई दिशा दे सकें और अपने जो है नियुक्ति को जो है यहाँ पे गारंटेड कर लीजिए और सभी लोग जो है चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ साथियों, हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। यहाँ पे बताना है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी, जिसका स्थापना मुंबई में हुआ था, ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, उस समय जो भारतीय वायसराय था वो कौन था। तो आपको बता दें कि उस समय जो भारतीय वायसराय था साथियों, वो था लॉर्ड डफरिन। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि गदर या गदर पार्टी का गठन डैश वर्ष में हुआ। तो साथियों, आपको बता दें कि गदर पार्टी की स्थापना जो है ये साथियों 1913 में इसकी स्थापना की गई। साथियों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इसका गठन जो है किया गया। तो इसकी गठन साथियों 1913 में हुआ था। साथियों, गदर पार्टी का जो है मुख्यालय पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ था। तो साथियों, इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए अर्थात अमेरिका में स्थित था। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में हुआ था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। साथियों, वंदे मातरम जो कि साथियों जिसके जो वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हैं, वो जो है उसमें से जो वंदे मातरम गीत लिया गया है वो उनके किस पुस्तक से लिया गया है। तो साथियों, जो है ये वंदे मातरम गीत साथियों ये आनंद मठ से लिया गया है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है, ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। तो यहाँ पे वंदे मातरम गीत पुस्तक जो है आनंद मठ से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि शारदा एक्ट का जो है संबंध किससे है। तो शारदा एक्ट का संबंध साथियों बाल विवाह निषेध से था। साथियों, शारदा अर्थात साथियों प्रसिद्ध जो है न्यायाधीश, प्रसिद्ध जस्टिस
हरविलास, डॉक्टर हरविलास शारदा, डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से जो है बाल विवाह निषेध कानून बन पाया, जिसे हम शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो शारदा अधिनियम जो है ये बाल विवाह से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकट बिंदु को क्या कहते हैं। साथियों, यहाँ पे बताना है कि चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में जो पृथ्वी के निकटतम बिंदु होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो साथियों, उसे हम भू समीपक या पेरजी के नाम से जानते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि किन दो ग्रहों के बीच जो है ये क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट है। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। साथियों, यदि मान लिया जाए कि ये जो है मंगल ग्रह है और ये जो है साथियों ये बृहस्पति ग्रह है, तो साथियों ये मंगल ग्रह हो गया, ये हमारा बृहस्पति ग्रह हो गया। तो इसके बीच में एक जो ग्रह पाया जाता है उसमें क्षुद्र ग्रहों की जो बेल्ट पाई जाती है इसी दोनों के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल और बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी ध्रुव के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि पृथ्वी जो है अपने ध्रुव पे, जैसे पृथ्वी हो गई इसकी ध्रुव हो गई, तो साथियों पृथ्वी अपने ध्रुव पर किस तरफ घूमती है। तो यहाँ पे पृथ्वी जो है अपनी ध्रुव पे साथियों पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। साथियों, आपको बता दें कि पृथ्वी जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमती है। साथियों, जैसे मान लीजिए पृथ्वी इधर से जो है इधर की ओर घूमती है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज जो है ये घूमती है। साथियों, पृथ्वी अपने ध्रुव पे जो है 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। तो यहाँ पे बता दें कि पृथ्वी अपने ध्रुव के चारों तरफ जो है ये पश्चिम से पूरब की दिशा में चक्कर लगाती है, अर्थात यह एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूरब। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से ओजोन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि ओजोन के विषय में कौन सा जो तथ्य है वो सत्य नहीं है। तो साथियों यहाँ ऑप्शन ए की बात करें, ओजोन विषैला होता है, ओजोन विषैला होता है। साथियों, ये ओजोन परत के विषय में जो है कथन सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइट जो है ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी है कि ओजोन पृथ्वी की सतह के निकट स्थित होता है। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ओजोन जो है ये पृथ्वी की सतह के निकट होता है। साथियों, आपको प्रश्न दिया जाता है, कोई भी एग्जाम हो, आपका बीपीएससी एग्जाम मान लीजिए, तो उसमें पूछा जाता है जो ओजोन परत होती है वो साथियों किस मंडल में पाई जाती है। साथियों, सर्वाधिक ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है समताप मंडल। साथियों, समताप मंडल में जो है ओजोन परत जो है लगभग 90% जो है पाई जाती है, बाकी 10% क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक ओजोन मंडल जो परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो यहाँ पे समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत के विषय में जो संबंध तथ्य सत्य नहीं है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। साथियों, यहाँ पे बताना कि जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर, साथियों मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है तो उसके भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण के स्थान की जो कोणीय दूरी होती है, इसके बीच की जो कोणीय दूरी है, इसके बीच की जो कोणीय दूरी है इसका वर्णन करने के लिए किस जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे उस कोणीय दूरी को जो है उसका जो है वर्णन करने के लिए साथियों यहाँ पे अक्षांश शब्द का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षांश। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि अक्षांशों
को किस इकाई में मापा जाता है। यहाँ पे बताना है कि जो पृथ्वी के बीच अक्षांशों का मापन किया जाता है, जिसे हम डिग्री कहते हैं, जिसे हम डिग्री के नाम से जानते हैं, उसे किस इकाई या यूनिट, किस यूनिट के द्वारा इसे मापा जाता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अंश के जो है मापन इकाई के रूप में मापा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंश की ओर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, आपस में जुड़े हुए द्वीप समूह को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो पृथ्वी में आपस में जुड़े द्वीप समूह होते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो साथियों उसे हम जो है आर्किपिलॉगो के नाम से जानते हैं, आर्किपिलॉगो के नाम से जानते हैं, अर्थात यहाँ पे हमारा विकल्प सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपसे बता दें कि आपस में जुड़े द्वीप समूहों का अंग्रेजी अनुवाद जो है ये आर्किपिलॉगो होता है, या द्वीप समूह को कहते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। साथियों आर्किपोलॉजी की बात करें तो जापान और इंडोनेशिया का उदाहरण है। कहाँ का साथियों, जापान, जापान और इंडोनेशिया का जो है ये आर्किपोलॉजी जो है, आर्किपिलॉगो जो है संबंधित है। तो आपस में जुड़े द्वीप समूह को किस नाम से जानते हैं, तो साथियों यहाँ आर्किपिलॉगो के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो साथियों जो पृथ्वी को, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर जो उसको चारों ओर से घेरती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो उसे साथियों हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हमें ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल जिसे हम इंग्लिश में एटमॉस्फियर कहते हैं, एटमॉस्फियर के नाम से जो है इसे जानते हैं, अर्थात वायुमंडल के नाम से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा राज्य है जो भारतीय सीमा से, यहाँ सॉरी साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प है जो भारतीय सीमा से नहीं लगा है। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसाम। आसाम की बात करें तो ये जो है भारतीय राज्य है जो नेपाल की सीमा से नहीं लगा है। साथियों आपको बता दें कि नेपाल जो है हमारे भारत देश के उत्तर में जो है स्थित है। तो यहाँ पे साथियों हमारा सिक्किम हो जाएगा, यहाँ पे सिक्किम है। उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल ऐसे यहाँ पे लगता है। उसके बाद उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश के बगल है यहाँ पे लगता है ना, जबकि आसाम जो है यहाँ राज्य यहाँ स्थित है। तो यहाँ पे जो है ये उत्तराखंड से जो है सॉरी साथियों, नेपाल राज्य देश से नहीं सटा है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसाम। साथियों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि आसाम का सबसे जो वन्य जीव संरक्षण है वो किस नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा की सीमा से रेखा पर है। साथियों यहाँ पे बताना है कि जो दीफू दर्रा है वो साथियों भारत चीन का त्रिकोणीय जंक्शन दर्रा की सीमा पर स्थित है। तो दीफू दर्रा की बात करें तो दीफू दर्रा साथियों ये हमारा मैकमोहन रेखा पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये चीन और हमारे भारत देश के बीच में है मैकमोहन रेखा। तो इसलिए जो दीफू दर्रा है ये साथियों मैकमोहन रेखा पे स्थित है, या मैकमोहन सीमा पे स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। साथियों पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, यहाँ पे बताना है कि पृथ्वी के बारे में कौन सी बात गलत है। तो पहला विकल्प देखते हैं। हमारा पहला विकल्प है, ऑप्शन ए कह रहा है कि यह सबसे प्राचीन घना घना ग्रह है। तो साथियों ये पृथ्वी के बारे में बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन बी है, यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। बिल्कुल पृथ्वी के बारे में सत्य बात है, यह बिल्कुल जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद ऑप्शन सी की बात करें,
इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल गलत है साथियों। फिर ऑप्शन डी, यह सूर्य से तीसरा ग्रह है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे बात करें ऑप्शन सी जो है ये पृथ्वी के बारे में बिल्कुल गलत है साथियों। लाल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह जो है, लाल ग्रह को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी को साथियों जो है नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि इस पे 75% पानी है, इसलिए इसे नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल ग्रह के नाम से इसे जानते हैं। ये पृथ्वी के बारे में जो है गलत विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है। यहाँ पे बताना है कि कौन सी फसल 4 विकल्प में से बागान की फसल में आता है। तो ये बागान की फसल की बात करें तो ये हमारा जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कॉफ़ी। कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी एक बागान फसल है। इसे हम जो है नगदी फसल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम वाणिज्यिक खेती के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉफ़ी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारे साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। साथियों विकल्प 4 विकल्प दिए हैं, बताना है कि उत्तर भारत में तो इसे खरीफ फसल जाना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में इसे रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी फसल है। तो साथियों ये फसल जो है तिल है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों उत्तर भारत में बात करें तो उत्तर भारत में जो तिल होता है ये रबी की फसल में बोया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में तिल की खेती जो है ये खरीफ की फसल में की जाती है। दक्षिण भारत में खरीफ फसल में आती है, तो तिल ऐसा जो है फसल है विकल्प में, जो उत्तर भारत में तो रबी की फसल है लेकिन दक्षिण भारत में खरीफ की फसल है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी साथियों, यहाँ पे जो तिल है उत्तर भारत में, साथियों उत्तर भारत में ये खरीफ फसल हो जाएगा उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में साथियों ये रबी की फसल हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। साथियों हमें विकल्प में से देखना है कि ऊर्जा का कौन सा स्रोत है जो भूमंडल ताप को सबसे कम बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी के नाम से जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि ये भूमंडलीय ताप को सबसे कम रूप से जो है बढ़ाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेचुरल गैस। तो साथियों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा है कि आप लोग को ये श्रृंखला अच्छी लगेगी। आई होप कि आप लोग इस सीरीज को लाइक करेंगे और चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों आप लोग से निवेदन है कि आपके जो भी साथी बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी हेडमास्टर की तैयारी में लगे हों, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे वो अपने तैयारी को आगे रख सकें और आपके कंधे से कंधे मिलाकर चल सकें। तो साथियों इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।